हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन्वेस्टर्स राइम। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है, ना कि मेरी तरफ से कोई बाई सेल या इन्वेस्टमेंट का पर्सनल रिकमेंडेशन है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 70% अर्बन वेस्ट वाटर इंडिया में रिमेन्स अनट्रीटेड रह जाते हैं, जबकि ओनली 30% जो वेस्ट वाटर है उन्हीं का प्रॉपर प्रोसेसिंग हो पाता है। और ये जो अनट्रीटेड डिस्चार्ज पॉल्यूट वाटर है, ये रिवर्स को, लेक्स को, ग्राउंड वाटर को सीरियस रिस्क पहुंचा रहे हैं। और ये सीरियस रिस्क पब्लिक हेल्थ और वाटर क्वालिटी के लिए काफी सीरियस हो जाता है। लेकिन इस तरह के जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करने के लिए जो प्लांट्स बिठाई जाती है, उनके साथ जो मेजर चैलेंजेस है वो ये है कि इनके जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी बड़े स्पेस लेते हैं बिठाने के लिए, और हमारे पास लिमिटेड स्पेस है इन तरह की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए। और दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो इनके कॉस्ट है। इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो भी काफ़ी अधिक होता है। दूसरी बात है कि अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज, हमारे पास अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज भी नहीं है, जिसके कारण हम हाउस होल्ड में या इंडस्ट्री में इसे एक पार्टिकुलर लेवल पे इसे बिठा सके और इसका यूज कर सके। दूसरे, और यही नहीं, इसकी इस तरह के जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करके जिस पानी का हम लोग यूज करते हैं उसका पब्लिक एक्सेप्टेंस भी काफ़ी अधिक नहीं है। लोग रिसाइकल्ड वाटर भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह के चैलेंज इस तरह के इंडस्ट्रीज को फेस करने पड़ते हैं। अब इस तरह के जो बैरियर्स हैं उसे हमें टैकल करना होगा, ताकि हम सस्टेनेबल अर्बन जो वाटर मैनेजमेंट है उसको अचीव कर पाए। इस पाई चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि 28% ही वेस्ट वाटर ट्रीट किया जाता है, लेकिन 72% जो वेस्ट वाटर है वो अनट्रीटेड ही रह जाता है, और जो सीरियस हेल्थ हैजार्ड आगे जाके हमें पोज कर सकते हैं। तो आज मैं ऐसी ही एक कंपनी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, जो इस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करती है और उसे कमीशन करके जो अनट्रीटेड वाटर है उसको ट्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखते हैं कि ये जो कंपनी है वो किस तरह की प्लांट्स को बिठा पाती है। तो सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, जो हाउस होल्ड से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसे हम पंपिंग स्टेशंस की मदद से ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देते हैं, जहाँ पे ये एनजीटी नॉर्म्स के हिसाब से एक रिक्वायर्ड लेवल पे ट्रीट होता है। और इस ट्रीटेड वाटर का हॉर्टिकल्चर, रेफ्रिजरेशन एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हम फिर से रीयूज कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी जो बिजनेस ऑफरिंग है वो है कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होते हैं उनमें जो वाटर यूज होता है, यूज होने के बाद ये वाटर फिर से रीयूजेबल नहीं होता है। तो इस तरह के जो वेस्ट वाटर है उसको फिल्टर करने के लिए, या कहें कि ट्रीट करने के लिए, ताकि इसे फिर से यूज में लाया जा सके, इसके लिए ये कंपनी कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अंदर ही डेवलप करके देती है, जो कि इस तरह के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके फिर से रीयूजेबल या कहें रिसाइकल्ड वाटर के रूप में बना देती है। और इसी पानी को ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फिर से यूज करते हैं अपने ऑपरेशनल पर्पस के लिए। दूसरा जो इनका बिजनेस ऑफरिंग है वो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को ये कंपनी इस्टेब्लिश करती है। जो नॉर्मल हाउस होल्ड में जो सप्लाई किया जाता है पानी, उसके लिए ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिठाती है, और नॉर्मल जो हाउस होल्ड है वहाँ वाटर का सप्लाई भी करती है। अब ये जितने भी 3 तरह के प्लांट्स हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, न सिर्फ इनका कंस्ट्रक्शन करती है ये कंपनी, बल्कि कंस्ट्रक्शन के अलावा कंस्ट्रक्शन के बाद जब ये ऑपरेशन में आ जाते हैं तो इसके ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए और ऑपरेशन के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स इस प्लांट को फेस करने पड़ते हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड, ये कंपनी मेंटेनेंस से रिलेटेड भी अपने सर्विसेज को
प्रोवाइड करती है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात कर ली जाए तो इस कंपनी के मार्केट कैप 4649 करोड़ है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके पीई की बात कर लें तो 26.4 है, आरओसीई 31.7% है, जो कि 15% से अधिक है, और इसलिए ये इस कंपनी का एक पॉजिटिव रेशियो बन जाता है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये 0.24 है, जो कि 1 से काफ़ी नीचे है। वहीं अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात कर ले तो 70.1% है, और प्रोमोटर होल्डिंग जितना अधिक होगा इन्वेस्टर्स के लिए ये कंपनी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि प्रोमोटर इस कंपनी के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए काफ़ी काम करेंगे। अगर इस कंपनी के हाई और लो की बात कर ली जाए, जो कि 52 वीक हाई और लो की बात है, तो ये 392 के करीब 52 वीक हाई है और 170 रुपीज इस कंपनी का 52 वीक लो है। करंट प्राइस की बात कर ले तो ये 265 रुपीज है, जो कि अपने 52 वीक हाई 392 से काफ़ी कम है। अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशन को जानने के लिए हम पीईजी रेशियो की बात करेंगे, और ये इस कंपनी का 0.37 है, जो कि 1 से कम है, और इसलिए ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूएबल है। पीईजी रेशियो किसी कंपनी के वैल्यूएशन को स्टडी करने के लिए काफ़ी एक स्टैंडर्ड रेशियो है, और इसे मैं किसी और दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप ये समझ जाइए कि अगर पीईजी रेशियो 1 के करीब होता है तो कंपनी फेयरली वैल्यूड होती है। अगर पीईजी रेशियो 0.1 से कम होता है तो वो अंडर वैल्यूड कही जाती है, और अगर ये 1 से अधिक होता है तो ओवर वैल्यूड होता है। इसी तरह के जो फंडामेंटल रेशियोज है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता चलूँगा, जिससे कि आपका जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ किसी कंपनी पे क्या होना चाहिए ये पता करने के लिए हम आपको बताते रहेंगे। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए की बात हम कर लें तो कंपनी का सेल्स अब मार्च 2020 में 108 करोड़ था, जो कि मार्च 2025 में 1066 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 10 टाइम्स का ग्रो कंपनी ने किया है, और आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी कितनी फास्टली इस सेक्टर में ग्रो कर रही है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात कर ले तो ये कंपनी 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, 82, 166 करोड़, 268 करोड़ का प्रॉफिट रेगुलरली करती गई है, और इसका जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये अप ट्रेंड में ही रहा है, और वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे 50% का ग्रोथ दिखाया है, यहाँ पे 300% का ग्रोथ दिखाया है, यहाँ पे यानी कि 222 से 223 के बीच इस कंपनी ने लगभग 60% का ग्रोथ दिखाया था। और अगर आप 23 से 24 के बीच का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये 82 से 166 करोड़ यानी कि 100% का ग्रोथ देखने को हमें इस कंपनी में मिला था। तो इसी तरह के मल्टीपल ग्रोथ परसेंटेज ये कंपनी लगातार पोस्ट करती चली जा रही है। और अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो इस कंपनी ने 5 करोड़ से 177 करोड़ तक का आंकड़ा इस कंपनी ने कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले 106 करोड़ के मुकाबले 177 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि लगभग 70% का ग्रोथ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम ये देख सकते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू या कह ले सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी के काफ़ी एक्सेप्शनल रहे हैं। और अगर मार्जिन की भी बात कर ले तो कंपनी ने 2020 में 9% का मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शो किया था, जिसे इन्होंने इम्प्रूव करके 2025 में 25% कर दिया है, और लगातार इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं। और अगर इंटरेस्ट की भी बात कर ले तो इंटरेस्ट को भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा मैनेज किया है। अब हम इस कंपनी के मैक्रो फाइनेंस की बात कर ले या की परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर ले तो अगर इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है जो कि ये 5 ईयर में 58% रहा, 3 ईयर में 68% रहा,
अब पिछले ईयर यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में इस कंपनी ने 46% का प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट किया। अगर कंपाउंडेड, ये सेल्स की बात कर रहे थे, सेल्स की बात कर रहा था मैं, अगर और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से भी काफ़ी अच्छा है। 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 102% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किए हैं। पिछले 3 ईयर में इस कंपनी ने 72% का CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया है, जबकि ट्रेलिंग 12 मंथ में इस कंपनी ने 66% का प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके सेल्स और कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है, ये दोनों भी पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल में काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी के बैलेंस शीट की बात कर लें तो अगर हम रिजर्व्स को देखें तो कंपनी ने 2020 में 26 करोड़ का रिजर्व्स था, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 35 करोड़, 69 करोड़, 101 करोड़, 155 करोड़, और अगर आप 24 से मार्च 25 की बात करें तो ये रिजर्व्स बढ़कर 819 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि स्पेक्टेकुलर है। और अगर वहीं पे बोरोइंग्स की भी बात करें तो ये भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ग्रोइंग है, स्मॉल कैप की कंपनी है, तो इस तरह की कंपनियों को बोरोइंग्स लेनी पड़ती है। और इस तरह से अगर हम 2020 से बात करें तो इस कंपनी ने धीरे धीरे बोरोइंग्स का जो स्टैटिक्स है आप देख रहे हैं, ये 26 करोड़, 30 करोड़, बीच में इन्होंने इसे घटाकर 17 करोड़ कर दिया था, फिर इसे बढ़ाया और 65 करोड़ ले लिया। और 2023 से 2024 में इस कंपनी के जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ थे काफ़ी अधिक तेज़ी से आगे बढ़ने के कारण इस कंपनी ने काफ़ी अधिक जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली है, और इसके बाद इस कंपनी ने 234 को 2025 में भी स्टैग्नेंट रखा है, मतलब वहीं पे फिक्स रखा है। तो इस जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा ऑपरेशनल एक्सेलेंस को शो किया है। और अगर हम फिक्स्ड असेट की भी बात कर लें तो इस कंपनी ने फिक्स असेट को 8 करोड़ से 70 करोड़ तक इन्होंने 2025 में बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी लगातार स्ट्रॉन्ग होती चली गई है। अब हम कंपनी के कैश फ्लो की बात करेंगे। अगर कंपनी के नेट कैश फ्लो की बात करें तो ये लगभग हर साल पॉजिटिव ही रही है। इस साल काफ़ी अधिक पॉजिटिव रही है, 162 करोड़ की। इसका के वजह है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि निगेटिव रही है, लेकिन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ये 275 करोड़ है, और रिसीवेबल्स में -189 करोड़ है। इसका मतलब है कि इस कंपनी को जिन प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने काम किया है उन प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें पैसे अभी तक मिले नहीं हैं। इन्हें 189 करोड़ के करीब जो पैसे हैं उन्हें अभी दूसरे अपने क्लाइंट से लेने हैं। और अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात कर ले, फिक्स्ड असेट परचेज की बात कर ले, तो इस कंपनी ने इस साल -47 यानी कि 47 करोड़ का फिक्स असेट का परचेज किया है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंसेज की बात कर लें तो इस कंपनी ने इस साल 107 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी परचेज किया है। 98 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी किया है, और इन्होंने 16 करोड़ का इंटरेस्ट भी रिसीव किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी के कैश फ्लो काफ़ी अच्छा ही कहेंगे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो प्रोमोटर की होल्डिंग 2024 से 2025 के बीच 70.02 से बढ़कर 70.09% हुई, यानी कि प्रोमोटर ने अपने स्टेक्स को यहाँ पे बढ़ाया है 0.07% से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि प्रोमोटर को अपनी कंपनी में काफ़ी कॉन्फिडेंस है, इसके ग्रोथ के लिए कंपनी काफ़ी रिजिलियंट है और आश्वस्त है। लेकिन अगर FII की बात करें तो ये 1.45% से इनके इस साल 0.65% घट जो स्टेक है वो घट गया है। वहीं DII ने भी अपने शेयर होल्डिंग जो परसेंटेज है वो 5.19% से घटाकर 3.68% कर दिया है।
लेकिन पब्लिक का जो परसेंटेज है वो 23.35% से बढ़कर 25.58% हो गया है। और ये जो तीनों हैं जो कि FII, DII जिनके पास से घट रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड से ये वीक हैंड में जा रहे हैं। और वीक हैंड का ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये कंपनी के लिए एक कंसर्न का पॉइंट है। लेकिन पिछले साल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप यानी कि USA ने रिटेलिएटरी टैरिफ का माहौल क्रिएट करके FII को भारत में सेल करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके कारण से हो सकता है कि इस तरह के डेटा मिल रहे हों। लेकिन जैसे ही मैक्रो इकोनॉमी हमारी इम्प्रूव होगी, ये भी हो सकता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस कंपनी में FII और DII का जो परसेंटेज शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज हो और पब्लिक का घटे। और प्रोमोटर ने इसके परसेंटेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। तो इस तरह से इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स थे उसे हमने स्टडी किया। इस कंपनी को आप भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।